हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये काफी रीसेंट इवेंट में एक रही। एक जातिका की कुंडली है ये, और 7 तारीख को उनको अचानक से तबीयत उनकी बिगड़ी। और कंडीशन जो थी वो ये कि उनका कहना था हार्ट बीट जो है वो एकदम से शूट आउट हुई है। अब पर्टिकुलर एक दिन के अंदर ऐसे इवेंट क्यों हुई और कैसे हुई, ये ना सिर्फ की क्यूरियोसिटी है बल्कि कुंडली में इवेंट को फिक्स करने के लिए ऐसी चीजें कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती हैं कि हम दशाओं को ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो आज की कुंडली में जो मेन फोकस रहेगा वो यही कि दशा किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट हो गई, और साथ ही साथ क्या रीजंस थे, क्या वो कॉम्बिनेशंस थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें लाइफ के अंदर देखने को मिली। यानी कि ऑलमोस्ट जिसे हम कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, वहां तक इंसान कैसे पहुंच गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस कुंडली को आप देख पा रहे होंगे, ये कुंडली जो है 5 नंबर से बनती है। और इस कुंडली में एक खासियत ये रही कि यहाँ पे ना सिर्फ के फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बल्कि फर्स्ट हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड भी सूर्य खुद हैं। इसीलिए इस लगन कुंडली में हम कह सकते हैं कि सूर्य यहाँ पे कंप्लीट लग्नेश है। ठीक, सूर्य जो है वो इस कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं। भाव के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन राशि के हिसाब से देखें तो वहां पे वो नीच राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य नीच है ये नहीं कहा जा सकता, नीच राशि में बैठे हैं ये जरूर कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य नीच होते तो उनकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री के आसपास होती। यहाँ पे सूर्य ऑलमोस्ट 27 डिग्री के हैं, इसीलिए सूर्य नीच नहीं है। अब देखिए, सूर्य के साथ शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन भी है। इसमें से शुक्र जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड है और 3rd हाउस के भी लॉर्ड है, तो एक तरीके से आप इसे नीच भंग कंडीशन मान सकते हो। बुध जो है वो इस कुंडली के अंदर 11th हाउस और 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं। 2nd हाउस और 7th हाउस और 12th हाउस इनको हम मार्केश के काउंट में रखते हैं, 12th को तो नहीं, लेकिन 2nd हाउस और 7th हाउस को जरूर रखते हैं। अब देखिए कि ओरिजिनली जो हम डेट पकड़ रहे हैं उस पे हमारा पूरा फोकस रहने वाला है। बाकी कुंडली को लेके मैं कोई यहाँ पे ज्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा। ठीक, अब हम चलते हैं। इनकी जो महादशा चल रही थी वो चल रही थी चंद्रमा की, और उसी में शुक्र की अंतरदशा थी। पहली कंडीशन, जो चंद्रमा है जिसकी महादशा है वो 12th हाउस का लॉर्ड है, जो कि हॉस्पिटल से कनेक्ट कराता है। जाति का डॉक्टर है, इसीलिए हॉस्पिटल के साथ उसका संबंध वैसे भी अपने आप बन जाता है। अब बात करें कि शुक्र की अंतरदशा लगन कुंडली से देखा जाए तो शुक्र जो है वो 10th और 3rd हाउस के स्वामी है। दूसरे तौर पे देखें तो 12th हाउस का संबंध 3rd हाउस के साथ अगर माने तो वो ज्यादा क्लोज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये जैसे 6 8 12 वाला काउंट होता है उस ही रेंज में आने वाला कॉम्बिनेशन है। दूसरी तरफ से एक बार जरा इसको देखिएगा, चंद्रमा से अगर देखें तो शुक्र 2nd हाउस के लॉर्ड बनेंगे और 7th हाउस के लॉर्ड बनेंगे। इस वजह से चंद्र राशि से अगर फोकस किया जाए तो शुक्र जो है वो प्रबल मार्केश बनेंगे। और यहाँ पे लगन कुंडली के बजाय चंद्र कुंडली का ये वाला जो रूप था ये सामने देखने को मिलता है। ठीक है, जब चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतरदशा रही तो कहीं ना कहीं एक सीरियस हेल्थ सिचुएशन का सामना करना पड़ा। अब हम आगे के कुछ चार्ट्स के अंदर देखेंगे, ये बेसिक डिटेल्स है। इस डिटेल में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दिखाई दी वो ये कि इनका जो सूर्य है, जो कि ना सिर्फ फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, हेल्थ के बारे में बताएगा, साथ ही साथ वो फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है, वो 28 डिग्री पे बैठा हुआ है। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। ये
हमारे स्टडी में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है उनका D6 जो है बेसिकली हम इसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। 10th हाउस जो यहाँ बन रहा है उसमें लिखा है 3 नंबर और वहां पे चंद्रमा और शुक्र की युति हो रही है, यानी कि बीमारी वाले जो कुंडली है उसके अंदर 3 नंबर राशि में, मिथुन राशि में चंद्रमा और शुक्र की युति नजर आती है। अब ये कॉम्बिनेशन भी, क्योंकि ये केंद्र में है, ये कोई ना कोई इम्पैक्ट करने की क्षमता जरूर रखता है। तो यहाँ पे हुआ भी कुछ ऐसा ही। 3 नंबर की राशि जो है वो कहीं ना कहीं चेस्ट एरिया को रूल कर जाती है जब हम काल पुरुष की कुंडली से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर भी किसी तरह का कोई चेस्ट इन्फेक्शन हुआ। 7 तारीख इंपॉर्टेंट डेट थी, लेकिन ये बीमार ऑलमोस्ट 5 या 6 तारीख को पड़ चुके थे। अब इस चीज को आगे देखिए। ये है जो D30 का चार्ट जिसमें हम बात करते हैं अरिष्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगन जो है उसमें सूर्य बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जो अष्टम भाव है वो खाली है। लेकिन तृतीय भाव, अष्टम से अष्टम जो होता है वो कहीं ना कहीं भरा हुआ है और उसके अंदर मौजूद है चंद्रमा और शुक्र। तो जो हमारी बात थी कि तीसरे भाव की भी एक इंपॉर्टेंस है, और देखिए यहाँ पे चंद्रमा और शुक्र के कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं इवेंट अपने आप को कराने में सफल रही है। अब आप आ जाओ गोचर। 7 तारीख का गोचर है ये। जब 7 तारीख की गोचर कुंडली बनाई तो उस समय चंद्रमा जो है, यानी कि 12th हाउस का जो स्वामी है, वो लगन के ऊपर से, हेल्थ के ऊपर से था, हेल्थ को इम्पैक्ट किए हुए था। दूसरा, केतु को देख लीजिए। केतु जो है वो जन्म के जो 3rd हाउस है वहां से गोचर कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रही वो ये रही कि जिस समय ये इवेंट हुई उस समय केतु की डिग्री को देखिए, वो थी 27 डिग्री, जबकि लगन कुंडली में सूर्य की जो डिग्री थी वो ऑलमोस्ट 27 और 28 के आसपास थी। और इसी डिग्री पर जब केतु आए हैं गोचर में, उस पर्टिकुलर डे पर वो इवेंट ज्यादा क्रूशियल हुई है। केतु किस तरह के ग्रह हैं? केतु जो है उनका काम है मुक्त करना। अब यहाँ पर किस चीज को हिट किया? यहाँ पर राहु केतु की एक्सेस ने हिट कर दिया सूर्य को, जो कि कंप्लीटली फर्स्ट हाउस लॉर्ड भी है और वहां के मिड पॉइंट लॉर्ड भी है। ये पहली कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे थे कि इस समय गोचर में शनि जो है वो ना सिर्फ कि 7th हाउस, लगन कुंडली से 7th हाउस में, बल्कि वक्री होने के कारण 6th हाउस और 7th हाउस दोनों का प्रभाव करने में सक्षम थे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ऑब्जर्व आप कर सकते हो वो ये कि शुक्र जो है वो राहु केतु एक्सेस में आया हुआ है, और शुक्र जो था वो चंद्र कुंडली से 7th हाउस लॉर्ड था। ठीक है, अब देखिए जो पोजीशन रही चंद्रमा की इस पर्टिकुलर डे वो ये थी कि चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में बैठे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं जो चंद्रमा को प्रभाव करना था वो शुक्र के साथ कनेक्ट होके करना था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शुक्र खुद जो है वो भरणी नक्षत्र में थे और राहु केतु एक्सिस के साथ थे। इस बात को समझिए, नक्षत्र की यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझ में आती है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, यानी कि चंद्रमा ने वो जो पूरा दिन है वो शुक्र को दे दिया कि जो करना है वो शुक्र ने करना है। अब इस सिचुएशन में जो शुक्र है वो खुद ही भरणी नक्षत्र में है और वो नक्षत्र उसका खुद का है, और ये यम का नक्षत्र माना जाता है, ऑलमोस्ट मृत्यु का नक्षत्र के रूप में इसको देखा जाता है। इस वजह से ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना। अब सवाल ये उठता है कि कई सारे लोगों के साथ इस दिन यही कॉम्बिनेशन काम किया होगा, लेकिन इनके ऊपर इसका प्रभाव क्यों ज्यादा देखने को मिला? तो अब इसको हम दशा में समझेंगे। जो इनकी इस दिन दशा चल रही थी वो थी चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतरदशा। फर्स्ट लेवल पे चंद्रमा है, आप उसको चाहें तो छोड़ सकते हैं। सेकंड लेवल पे शुक्र है, थर्ड लेवल पे भी शुक्र आ रहा है, फोर्थ लेवल पे चंद्रमा आ रहा है।
इस कंडीशन को बहुत स्ट्रांगली समझ लीजिए। एस के मेहता जी का कहना था कि जब भी कोई इवेंट को चेक करना हो तो आप उसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज पे चेक करिए। तो यहां पर उनकी बात काफी ज्यादा प्रूव होती है। सेकंड स्टेज पर जो है वो है वीनस, थर्ड पर भी वीनस और फोर्थ पे मून। हमने देखा कि जो D30 का चार्ट अरिस्ट बताता था वो कहीं ना कहीं वीनस और मून को इंपॉर्टेंस देता था, और यहां पर हम अगर गोचर को देखें तो गोचर में इस स्थिति में चंद्रमा और शुक्र बिल्कुल कनेक्ट हो रहे थे। इस वजह से जो अरिष्ट था वो एक दिन के लिए उन जातिका को देखना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से हम इस बात को सीख पाएंगे कि दशा में हमें सेकंड, थर्ड लेवल पे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और जो अलग अलग चार्ट्स हैं ऑस्पिशियसनेस वाले या एविल दिखाने वाले जो चार्ट्स हैं, उन सबके जो प्लेसमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही इस बात को डिसाइड करना है कि किस ड्यूरेशन में कुछ अरिष्ट घटनाएं जिंदगी में घट सकती हैं। धन्यवाद।